नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। आज हम वरिष्ठ साहित्यकार मतलब व्यंग्यकार और फिल्म लेखक शशांक दुबे जी से बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि शशांक दुबे जी की जो विधा है, व्यंग विधा और फिल्म लेखन, जो पूरा इतिहास हम देखते हैं फिल्म कलाकारों के बारे में, गीतकारों के बारे में, लेखकों के बारे में, तो हमको नई नई चीज़ हमें भी मालूम पड़ती है, उनके इतिहास के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी अभिनय शैली के बारे में, उनकी भाषा के बारे में और अदायगी के बारे में। जैसे कि अभी पिछले सप्ताह मतलब इसी माह भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही, तो उनके कई लेख हमने, शशांक जी के कई लेख पढ़े और उसमें अलग अलग ये बात थी कि लता जी की जो आवाज़ है वो हर अभिनेत्रियों पर सूट होती है। तो वो पहला प्रश्न, नमस्कार शशांक जी। नमस्कार। पहला प्रश्न मेरे मन में यही उत्सुकता है, जब आपने फेसबुक पे उसे डाला था तो मैंने वो लेख अच्छी तरह से पढ़ा और समझा, तो मेरे मन में आया था कि मैं आपसे इस बारे में विस्तार से बातचीत करूँगा। तो ये आप बताएं सर। हाँ, लता जी की जो आवाज़ है हर नायिकाओं पर किस तरह से। देखिए, अच्छी आवाज़ वाली गायिकाएं, लता मंगेशकर का जब हिंदी सिनेमा में जब उत्थान हुआ था, उस वक्त लता के ही समानांतर आशा भोसले आई थी और उनसे पहले भी बहुत अच्छी गायिका गीता दत्त प्रतिष्ठित थी। बाद में भी और कई गायिकाएं आई और उन सब की आवाज़ अच्छी थी। लेकिन लता जी और अन्य गायिकाओं में ये अंतर है कि बाकी जो गायिकाएं हैं वे गायिकाएं हैं। जब हम गाना सुनते हैं तो हमें लगता है कि आशा भोसले गा रही हैं या शारदा गा रही हैं या मुबारक बेगम गा रही हैं। लेकिन जब हम लता मंगेशकर को सुनते हैं, और ख़ासतौर पर जब बचपन से सुनते चले आ रहे थे, तो हमेशा ये नहीं लगा कि लता मंगेशकर गा रही हैं। कभी लगता था कि नरगिस गा रही हैं, कभी लगता था कि मीना कुमारी गा रही हैं, कभी लगता था कि सायरा बानू गा रही हैं, या कभी लगता था कि डिम्पल कापड़िया गा रही हैं। लता मंगेशकर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो जो कलाकार था, पात्र था, चरित्र था, उसको बहुत सूक्ष्मता से देखती थी, पटकथा भी देखती थी, उस कलाकार से मिलती थी कि ये कौन है जिसके लिए मुझे गाना गाना है, और उसके बाद फिर वो अपने गाने पेश करती थी। इसीलिए हम, और ख़ास तौर पर उनकी जो भावभंगिमाएँ भी देखती थी। मसलन जैसे सायरा बानू का आप देखिए, सायरा बानू की आवाज़ ऐसे लगती है जैसे कोई चीख रही हो, और बहुत नाक से बोलती है और पतली सी गर्दन है उनकी। तो सायरा बानू के पूरे व्यक्तित्व को उन्होंने पकड़ा और फिर सायरा के लिए जैसे गाने गाए उन्होंने कि उनसे मिली नज़र के मेरे होश उड़ गए। तो क्लियर ऐसा लगता है बिल्कुल कि ये सायरा बानू के लिए, ये भाई बत्तूर तुम जाएंगे कितने दूर, बिल्कुल ऐसा लगता है। ये मीना कुमारी की जैसे गरिमा है, तो उस गरिमा को लेते हुए उन्होंने जैसे दिल एक मंदिर का, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते ने मिलन की रहना। और बाद में जो समय है डिम्पल कापड़िया का कि भाई बहुत कम उम्र की लड़की है, तो अक्सर कोई लड़की इस हाल में, किसी लड़के से 16वें साल में जो कहती वो मुझे कहना है, पहले तुम जब वो बोलते, तो पहले तुम जो वो बोलती, तो साफ साफ लगता है कि बहुत एक कमसीन और कम उम्र की लड़की बोल रही है। ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी। हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित करते हैं जो समाज में, देश में उत्कृष्ट कार्य करती हैं। तो इस बार हम लता जी पर भी, उनको भी याद करेंगे। पूरी दुनिया याद करती है। बिल्कुल। तो लता जी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व वैसे दुनिया में सभी जगह, सारे अखबारों में, आपकी नज़र, आपकी उसमें बताएं। जी। देखिए, लता जी की एक दो तीन बातें थी। एक तो क्या थी कि वो जिस संगीतकार से बहुत स्नेह रखती थी, जिस संगीतकार का काम उनको पसंद आता था, उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी और उससे बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी। जैसे आप 70 और 80 के दशक के जो 3 महत्वपूर्ण संगीतकार हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और आर डी बर्मन, ये तीनों किसी भी दृष्टि से एक दूसरे से कोई कम ज़्यादा नहीं है, सभी प्रतिभावान हैं। लेकिन लता जी का विशेष स्नेह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को था। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आपने देखा होगा कि इन दोनों से हमेशा जो लोकप्रियता है, ये जो बाजार है, मार्केट है, उसमें हमेशा आगे रहे। या उसी प्रकार से उन्होंने जो 50 के दशक में शंकर जयकिशन को उठाया, तो मतलब कि एक बार इनको यदि काम एक बार पसंद आ जाता है तो वो कमिटेड रहती हैं और उसकी हमेशा प्रशंसा करती हैं, और एक बार लता जी से जुड़ जाती हैं तो संगीतकार अपने आप चल पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो नई पीढ़ी के, अभी इतने सारे संगीतकार हैं, हम फिल्मों के पोस्टर देखते हैं, तो फिल्मों के पोस्टर में या टाइटल में देखते हैं कि 5-5, 6-6 संगीतकार एक फिल्म में होने लगे आजकल। पहले तो 1 या 2 संगीतकार होते थे, लेकिन आज भी AR रहमान ऐसा नाम है जो फिल्म में अकेला वही संगीत देता है। वो भीड़ के संगीतकार नहीं है।
और ए आर रहमान के साथ सबसे बड़ी बात है कि लता मंगेशकर ने सबसे ज़्यादा काम, मतलब ए आर रहमान ने जो नए दौर की जितनी गायिका हैं सबसे ज़्यादा काम लता मंगेशकर के साथ किया है, और वो लता से बहुत खुश हैं। क्योंकि दिल, एक बार क्या जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग हुई थी उनकी दिल से फिल्म के लिए, उन्होंने लता जी को बुलाया, बिठाया और उनसे कहा कि थोड़ी सी सरगम गा दीजिए, बताया लिखी हुई स्क्रिप्टेड थी सरगम, उन्होंने सरगम गाई, फिर उनका थोड़ा आलाप लीजिए, फिर कुछ शब्द बताइए, शब्द ऐसे गाइए, ऐसे गुनगुनाएं, सब शब्द वगैरह हो गए, और उनके अच्छा हो गया। तो उनके कहा हाँ हाँ अच्छी हो गई रिहर्सल, अब लीजिए एक बार पूरे अपन रिहर्सल करते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं। बोले नो 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 नो, सॉन्ग इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ए आर रहमान ने कहा वो स्तब्ध रह गई, बोले अभी तो कुछ नहीं। बोले नहीं, आपकी इस गाने में मुझे आपसे जो जो चाहिए वो सब मैंने आपसे टुकड़ों में, अंशों में सब रिकॉर्ड कर लिया है, उन सबको मैं कंप्यूटर से जोड़ दूंगा और एक गाना बन जाएगा। और गाना बना जिया जले जान जले जी। और क्या सुपर हिट हुआ, और तो लता मंगेशकर मान गई। इसलिए लता जी, आपने देखा हो कि जो 2000 का दशक है उसमें अधिकतर संगीतकारों के साथ उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि वो एक संन्यास के मोड़ पर जा चुकी थी। लेकिन ए आर रहमान के लिए उनने हमेशा तब भी काम किया कि भाई ए आर रहमान का गाना है तो मैं जरूर रहूँगी। तो एक ये मैं भी लता जी से काफ़ी जुड़ा रहा था, जब मैं फ़ोन करता था, उठाती थी फ़ोन। देश में 2 राज्य लता जी के नाम से पुरस्कार देते हैं। जी। इन मध्य प्रदेश सरकार लता अलंकरण देती है और महाराष्ट्र सरकार देती है। तो एक बार रविंद्र नाट्य गृह दादर में लता अलंकरण चल रहा था और रविंद्र जैन जी को सम्मानित किया जा रहा था। अच्छा। 1-1.5 घंटे में कार्यक्रम में रहा। बाद में मैंने लता जी को फ़ोन लगाया, लता जी ने फ़ोन उठाया, मेरा फ़ोन उठा लेती थी। वो मेरे साथ एक गायिका थी, उसकी कार से मैं गया था कार्यक्रम में, तो मैं बातचीत कर रहा था दी से। वो लड़की ने मेरे कान में लगा लिया कि लता जी से बातचीत कर रहे हैं। मैं बातचीत करते करते वो लड़की मुझे बार बार निवेदन करी प्लीज। तो करते करते मैंने दीदी से अनुमति ली कि एक गायिका है, वो आपसे चरण स्पर्श करना चाहती। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने दिया उसको मेरा मोबाइल और हम चले, वो गाड़ी में उसका ड्राइवर बैठा, मैं आगे बैठा, वो पीछे बैठी, बातचीत चल रही और मैं अंधेरी उतर गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो लड़की मुझे धन्यवाद कहे कि मैंने उसको इतना बड़ा काम करा दिया। उसने कुछ नहीं कहा। मैं घर चला गया। घर मैंने पत्नी को कहा कि यार वो लड़की ने मुझे कुछ धन्यवाद नहीं कहा है, लता जी से वो तो उनकी बिल्डिंग को नमन करती है, ये करती। तो 5-7 दिन बाद मैंने उस लड़की को फ़ोन किया। अरे मैंने कहा क्या बात है, तुमने तो कुछ धन्यवाद ही, आभारी व्यक्त नहीं किया। केशव जी, नशा अभी तक उतरा नहीं है। हो मुझे क्या बात, मैं उसी नशे में हूँ मैं। बिल्कुल। तो ये तो हर गायिका लता जी जैसी तो नहीं बन पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फॉलो करके वो गाने की शुरुआत करती है। तो क्या आज की गायिका लता जी जैसी रियाज करती हैं, उन जैसे डिसिप्लिन में रहती हैं, उन जैसा उतना जो प्रतिबद्ध होते हैं संगीत के प्रति? आज की युवा पीढ़ी है इस तरह? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, और उसमें सिर्फ गायिकाओं का ही दोष नहीं। गायिकाएं निश्चित रूप से भले अभ्यास करती होंगी, लेकिन पार्श्व गायन के लिए एक गायिका है और उसको किसके लिए गाना है, ये चीज़ वो इतना गौर नहीं करती हैं, और वो आपस में इतना इंटरेक्शन, इतना मेल जोल नहीं है। देखिए, एक बहुत अच्छा गाना इसका सोनाक्षी सिन्हा का गाना बड़ा गाना हिट हुआ था, संवार लूं। कितना बढ़िया गाना। वो एक टीवी पर एक प्रोग्राम आया था, सोनी टीवी पर, और उस प्रोग्राम में बैठी थी जज के रूप में, संयोग से दोनों थी, यानी उसकी जो गायिका थी वो थी मोनाली ठाकुर, और प्लस इस सोनाक्षी सिन्हा वो थी। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने वास्तव में बहुत अच्छा गाना गाया, इतना हिट हुआ गाना, लेकिन मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। अब आप ये सोच लीजिए कि इतना सुपरहिट गाना है, उस गाने की गायिका से उसकी नायिका पहली बार मिली है। जबकि लता मंगेशकर को भी मैंने बताया कि वो एक एक चीज़ देखती थी कि वो गायिका नायिका का हाव कैसे। तो कलाकारों में और इन सभी जब तक जितना इंटरेक्शन नहीं होगा वो उतने ज़्यादा आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। जहाँ तक मेहनत का सवाल है तो मेहनत तो निश्चित करते ही होंगे। जी। अभी बप्पी दाह के भी आपके मैंने आज ही लेख पढ़ा, इसलिए मन में आया कि आज आपसे बातचीत करें। आपने मुझे समय दिया। तो बप्पी दाह को भी हमने मालवा संगीत सम्मान से सम्मानित किया उज्जैन इंदौर में, और हम उनसे जुड़े रहे। आज जो आपने उनके बारे में कुछ उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे, वो उनकी क्या विशेषता है? देखिए, उनकी 2-3 उनकी तो सबसे बड़ी विशेषता जो आपने अपने लेख में लिखा है। बिल्कुल। क्योंकि एक तो मुझे क्या है कि जैसे एक संगीतकार है, यदि संगीतकार स्वयं एक बहुत अच्छा गायक हो, बहुत अच्छा गा सकता है, तो एक बहुत बड़ी असेट होती है। वो असेट इसलिए होती है कि संगीतकार जब किसी गायक गायिका से काम लेगा तो
तो या तो वो स्क्रिप्ट देगा, लेकिन स्क्रिप्ट देने के बजाय यदि खुद वो गा करके बताए तो गायक गायिका को बहुत ज़्यादा उससे मदद मिलती है। तो बप्पी दा एक बहुत अच्छे गायक भी थे, और बप्पी दा के गायन में एक बहुत ही अजीब किस्म की मिठास थी, और मिठास इतनी बढ़िया मिठास थी कि जैसे जो तीन अक्षरों का कोई शब्द होता है तो उस शब्द का आखिरी अक्षर यदि बिना मात्रा का हो तो उसमें भी ई की मात्रा लगा देते थे। अच्छा। जैसे सफ़ेद, जैसे गाना है बम्बई से आया मेरा दोस्त, तो उसमें पंक्ति आती है कि छोड़ो काले धंधे सफ़ेद काम करो, सफ़ेद काम करो। अब वो सफ़ेद को भी सफ़ेदी कर देते हैं, काम को भी काम ही कर देते हैं। कैसे करते हैं? छोड़ो काले धंधे सफ़ेदी काम ही करो, द को भी दी कर देते हैं, माँ को भी मी कर देते हैं, और इससे एक मिठास आ जाती है। क्या बात। अच्छा, ये एक बहुत एक अलग ही चीज़ थी बप्पी लेहरी में, जो अन्य गायकों में, अच्छा अन्य गायक यूँ भी वो पूरे शब्द को पर ही गौर करेंगे, कहीं गलती ना हो जाए वो इस बात को गौर करेंगे, लेकिन बप्पी लेहरी में ऐसी मस्ती थी कि वो शब्दों को थोड़ा सा इसे आप हरकत भी बोल दिया, कुछ भी बोलते, थोड़ा बिगाड़ भी देते थे, तो लोगों को बहुत मज़ा आता था। हालांकि ये वही चीज़ कर सकता है जो बहुत स्थापित हो, ये जिसे अपने आप में बहुत विश्वास हो। जैसे रफ़ी साहब का भी आपने सुना होगा कि रफ़ी साहब भी कभी कभी बाज़ मौक़ों पर उसकी शब्द को युस्की कर देते हैं। जैसे तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया गाना था, तो उसमें आखिरी में जो 6-7 बार वो बोलते हैं तारीफ़ करूं क्या उसकी, अलग अलग अंदाज से, तो उसमें गाते गाते वो यूं ही करने लगते हैं कि तारीफ़ करूं क्या युस्की। तो ये खास मौक़ों पर, लेकिन हमेशा नहीं। तो ये एक अदाएँ होती है, और ये बप्पी लेहरी की ये थी अदा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक संगीतकार और एक गायिका, दो की और कुछ बातें बताएं हम, ताकि 8 मार्च को हम वो भी जिक्र करें। अच्छा, तो चूंकि तो महिलाओं में, तो महिला संगीतकारों में तो निश्चित रूप से हाँ, यदि महिला संगीतकार की यदि बात करेंगे और फिर निर्देशक, और फिर निर्देशक की बात करें, या पहले निर्देशक की बात कर ले यदि हम, तो निर्देशक में हम जैसे अरुणा विकास के साथ, मतलब अरुणा देसाई थी जो अरुणा विकास की जोड़ी के रूप में काफ़ी उन्होंने अच्छी, बाद में अरुणा राजे हो गई, हाँ, शक वगैरह फिल्में दी। उनका मूल नाम अरुणा राजे था, तो अरुणा राजे ने बहुत अच्छी रिहाई फिल्म बहुत अच्छी उन्होंने बनाई। फिर आपके जो मीरा नायर है, मीरा नायर ने मिसिसिपी मसाला बहुत अच्छी फिल्म बनाई, मानसून वेडिंग बहुत अच्छी बनाई। अच्छा, दीपा मेहता ने अर्थ, वाटर और फायर। तो इससे महिलाओं में एक अच्छा संदेश और प्रेरणा मिली इन फिल्मों से। सबसे बड़ी बात क्या साबित हुई है, देखिए पुरुष एक डायरेक्टर होता है तो ठीक है भाई, उसको कि मुझे करियर बनाना है, किसी भी फिल्म और में करूँगा, लेकिन महिला का कमिटमेंट आप देखिए दीपा मेहता का, कि उसने फायर, वाटर, अर्थ, यानी जो अपने ज़मीन से, ये जो प्रकृति की जो तीनों तत्व हैं, उन तीनों तत्वों को लेकर ट्रायोलॉजी बनाई, यानी उस काम को इतनी गंभीरता से। इसलिए कहते हैं कि महिला यदि किसी काम को यदि प्राय लेती नहीं है, यदि हाथ में ले ले तो उसे बहुत गंभीरता से ले ले। ये उसका सबसे बड़ा ये उदाहरण है महिला का। क्या बात है सर। तो अब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप आइए, बिल्कुल आपका उद्बोधन भी सुनाएंगे। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।